गुलाम नबी आजाद, ये नाम आज से नहीं बहुत पहले से अपने आप में बहुत कुछ है। गुलाम नबी आजाद अब गुलाम हो गए हैं या फिर पहले आजाद थे, लेकिन आज अचानक से इस शख्सियत का अपने उस घर को छोड़ देना जिसकी वजह से आज इनके नाम की पहचान है, इनकी शख्सियत है, जिस घर ने यानी पार्टी ने इन्हें वो सब कुछ दिया जिसके वो हकदार थे, जो एक पार्टी कर सकती है, लेकिन क्या वो सब इनके लिए काफी नहीं था या फिर उनकी ख्वाहिशें, हसरतें कहीं और से पूरी हो रही थी। 42 सालों तक जो शख्स बिना किसी पद के नहीं रहा, ना किसी पद पर उसे काबिज देखा गया, आज वही शख्स अपने उस घर को छोड़कर बाहर हो गया है। यह सिर्फ सत्ता का लालच है या फिर ईडी सीबीआई का साया तो नहीं। ऐसे एक नहीं हजार सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में है कि ये संयोग है या फिर सहयोग है। दरअसल जिस कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा गुलाम नबी आजाद को सबसे ज्यादा आदर मिला, सम्मान मिला, लेकिन आजाद को ये सब रास नहीं आया। शायद इसकी पुख्ता वजह जान पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस शख्स को जम्मू कश्मीर के सीएम पद पार्टी ने दिया, आज वही शख्स पार्टी पर तोहमतें लगाकर बाहर हो गया। गुलाम नबी आजाद ने आज यानी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के हवाले से कुछ रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि आजाद अब जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाएंगे। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे उनके इस्तीफे की चिट्ठी जो है वो 5 पन्ने की है। इस्तीफे के इन पन्नों में 7 किरदार और 3 हालातों का जिक्र किया गया है। सबसे सख्त बयान राहुल गांधी को लेकर दिया गया है। आजाद ने उन्हें कांग्रेस की बर्बादी की वजह तक बता दिया। अब आखिर ऐसा कुछ दिनों में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहने वाले गुलाम नबी आजाद आज खुद पार्टी पर तोहमतें लगा रहे हैं। आइए आपको बारी बारी से बताते हैं उन सभी किरदारों और हालातों के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में किया है। सबसे पहले सोनिया गांधी के बारे में। बेशक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 के गठन में शानदार काम किया। इस सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि आपने अध्यक्ष के तौर पर बुद्धिमान सलाहकारों और वरिष्ठ नेताओं के फैसलों पर भरोसा किया, उन्हें ताकत दी और उनका ख्याल रखा। अब बात करते हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में चिट्ठी में लिखा गया है कि दुर्भाग्य से राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री, और खास तौर पर जब आपने जनवरी 2013 में उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया, तब राहुल ने पार्टी में चली आ रही सलाह के मैकेनिज्म को तबाह कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूसों का नया ग्रुप बन गया जो पार्टी चलाने लगा। अब अपने बारे में क्या लिखा गया है वो बताते हैं। उन्होंने लिखा कि मैं लगातार 4 दशक तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य रहा। 35 साल तक मैं देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी रहा। मैं ये बताते हुए खुश हूं कि जिन राज्यों में मैं इंचार्ज रहा उनमें से 90% में कांग्रेस को जीत मिली है। अब पार्टी के बारे में क्या लिखा गया है वो सुनिए। लिखा है, यूपीए सरकार की अखंडता को तबाह करने वाला रिमोट कंट्रोल सिस्टम अब कांग्रेस पर लागू हो रहा है। आप बस नाम के लिए इस पद पर बैठी हैं। सभी जरूरी फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। उससे भी बदतर यह है कि उनके सुरक्षा कर्मी और पीए ये फैसले ले रहे हैं। इस तरह से चिट्ठी में जिक्र किया गया है। 2014 से 2022 के वक्त के बारे में क्या लिखा है वो सुनिए। उन्होंने लिखा कि 2014 में आपकी और उसके बाद राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस शर्मनाक तरीके से 2 लोकसभा चुनाव हारी है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये शब्द उस पार्टी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिस पार्टी ने सीएम पद से लेकर राज्यसभा जो सदस्य रहे हैं वो सारे पद दिए हैं, और 42 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जिस दिन वो किसी न किसी पद पर नाकाबिज हुए हों। इसके आगे लिखा गया है कि 2014 से 2022 के बीच हुए 49 विधानसभा चुनावों में से हम 39 चुनाव हार गए। पार्टी ने केवल 4 राज्यों के चुनाव जीते और 6 मौकों पर उसे गठबंधन में शामिल होना पड़ा। अभी कांग्रेस केवल 2 राज्यों में शासन कर रही है और 2 राज्यों में गठबंधन में उसकी भागीदारी मामूली सी है। सोनिया गांधी को फिर संभालना पड़ा
जिम्मा। इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि हार के बाद राहुल गांधी ने झुलझुलाहट में अध्यक्ष पद तो छोड़ दिया, उसके पहले उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हर सीनियर नेता का अपमान किया जिसने पार्टी के लिए अपनी जिंदगी दे दी। तब आप अंतरिम अध्यक्ष बनी, पिछले 3 साल से आप ये जिम्मेदारी संभाल रही हैं। आजाद कई दिनों से हाईकमान के फैसलों से नाराज थे, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी महीने यानी 16 अगस्त को कांग्रेस ने आजाद को जम्मू कश्मीर प्रदेश कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आजाद ने अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी बगावत वहीं से जाहिर कर दी थी। आजाद ने कहा था कि ये मेरा डिमोशन है। 73 साल के आजाद अपनी सियासत के आखिरी पड़ाव पर फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना चाह रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बजाय 47 साल के विकार रसूल वानी को यह जिम्मेदारी सौंप दी। वानी गुलाम नबी आजाद के बेहद करीबी हैं, वो बानिहाल से विधायक रह चुके हैं। आजाद को यह फैसला पसंद नहीं आया और कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व आजाद के करीबी नेताओं को तोड़ रहा है और आजाद इससे खफा थे। ये पहली बार नहीं है जब गुलाम नबी आजाद 10 जनपद यानी सोनिया गांधी की गुड लिस्ट से बाहर हुए हैं। 2008 का वो मंजर याद होगा आपको जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उनकी कांग्रेस हाईकमान से खटपट हो गई थी। हालांकि 2009 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस में विवाद के बाद हाईकमान ने आजाद को समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद फिर से वो गुड लिस्ट में शामिल हुए और केंद्र में मंत्री बन गए। सूत्रों के मुताबिक इस बार कांग्रेस हाईकमान से उनका समझौता नहीं हो पाया, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आजाद का राज्यसभा का कार्यकाल 15 जनवरी 2021 को पूरा हो गया था और कुछ लोग तो ये बता रहे हैं और खुद उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी के आंसुओं का कर्ज अब गुलाम नबी आजाद उतार रहे हैं। जो आंसू उस वक्त संसद में पीएम मोदी ने बहाए थे, आज उनका कर्ज अदायगी का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला हुआ था उसके बाद उन्हें जो है उम्मीद थी कि किसी दूसरे राज्य से उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा और आजाद का कार्यकाल खत्म होने वाले दिन उन्हें विदाई देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। 2022 में मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण सम्मान दिया था। कांग्रेस के कई नेताओं को यह पसंद नहीं आया। नेताओं ने सुझाव दिया कि आजाद को यह सम्मान नहीं लेना चाहिए था। वहीं गुलाम नबी आजाद पार्टी से अलग उस G23 समूह का भी हिस्सा थे जो पार्टी में कई बड़े बदलाव की पैरवी करता है। उन तमाम गतिविधियों के बीच इस इस्तीफे ने गुलाम नबी आजाद और उनके कांग्रेस के साथ रिश्तों पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, चाहे वो जयराम रमेश हो या फिर पवन खेड़ा हो या फिर उसके अलावा और दिग्गज नेता हो, वो सभी लोग गुलाम नबी आजाद के इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और कई और भी लोग हैं जो इसको पूरी तरीके से सहयोग का नाम दे रहे हैं। पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर सदफ जफर, ये जम्मू कश्मीर की जो हेड हैं वो हैं, ये लिखती हैं कि 5 पन्नों का इस्तीफा नहीं, सीवी ज्यादा लग रहा है। पार्टी परिवार होती है जिसमें अच्छा समय भी आता है और मुश्किल समय से भी गुजरना पड़ता है। जब अच्छे समय में सुख उठाए तो किसी का किसी से शिकवा नहीं किया। संघर्ष करने का वक्त आया तो इल्जाम लगाकर भाग खड़े होना किस तरह से सही है, ये लिखा गया है। वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ ये लिखा गया है, रजानी पाटिल हैं जो लिखते हैं, जो सोचते हैं कि धोखे से बाजी मार गए, हकीकत में तो वो कितनों का भरोसा हार गए। सोच से शायद गुलाम ही रहे होंगे, तभी आज खुद को आजाद समझ रहे हैं। बरसों सत्ता को भोगा और संघर्ष के वक्त मौका परस्ती में अपनों को छोड़ा, ये सोच गुलामी और धोखे की भावना को ही दर्शाती है, ये इन्होंने लिखा है। इसके बाद हम जयराम रमेश के ट्वीट पर आ जाते हैं। दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, जो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन, ये संयोग नहीं सहयोग है। इसी सहयोग की मैं बात कर रही थी जो मैंने आपको अभी पहले बताया था, जो जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत
इन्होंने भी ट्वीट किया है कि गुलाम नबी आजाद जी ने मात्र 2 गठबंधन की राज्य सरकारों का जिक्र किया है। संभवतः झारखंड और तमिलनाडु वो बिहार का जिक्र करना भूल गए। यह चिट्ठी 9 अगस्त के पहले ही लिख ली गई थी और अब भारत जोड़ो यात्रा के पहले सार्वजनिक की जा रही है। यानी ये आरोप लगाया जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जी को बिहार की राजनीति के बारे में पता ही नहीं है क्या, तमिलनाडु के बारे में पता नहीं है क्या, और बिहार में कितना बड़ा उलटफेर हुआ है वो नहीं जानते हैं क्या। ये उन पर आरोप लगाया गया और बताया गया कि शायद ये पहले चिट्ठी लिख दी गई थी तो अब ये जो है सार्वजनिक की गई है, इसीलिए उन्हें इस बारे में पता नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के ऑफिशियल जो ट्वीट है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया है सीएम गहलोत का एक वीडियो है। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर देख पाएंगे जिसमें लिखा गया है, गुलाम नबी आजाद जी के फैसले और वक्तव्य को पढ़कर मुझे अफसोस है। कांग्रेस ने उनको सम्मान और पहचान दी। 42 साल से वो बिना पद के नहीं रहे। उनके शब्द अनुचित हैं लेकिन समझ से परे हैं, ये लिखा गया है। उसके बाद आपको एक और ट्वीट पढ़कर मैं बताती हूँ जिसमें लिखा गया है, एक ट्विटर है सुखदेव भगत करके ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं, कांग्रेस में आजाद थे अब किसके गुलाम हो गए हैं, क्वेश्चन मार्क इन्होंने लगाया है साथ ही। और इसके बाद एक और ट्वीट आपको पढ़ के बताएंगे जिसमें इंडिया टीवी का है, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद कांग्रेस से हैं। ये बोलते हुए इनका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, वो क्वेश्चन दिखाएंगे जहां पर ये उस तरीके से बात कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको ट्वीट पढ़ के बता देते हैं। लिखा गया है, नरेंद्र मोदी जी ने गुलाम नबी आजाद की विदाई समारोह में जो आंसू बहाए थे उन आंसुओं का कर्ज उतारा है उन्होंने। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। अब आप इनका ये वो वाला पोर्शन सुनिए जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी ये बोल रहे हैं कि कैसे अब आंसुओं का कर्ज उतारा जा रहा है। वीडियो सुनिए। राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस जोड़िए ना, कौन मना कर रहा है? आपको लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद डरकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है किसी से? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने जो आंसू बहाए थे विदाई समारोह में, उन आंसुओं का कर्ज उतारा है उन्होंने। उन्हें पार्टी का कर्ज उतारना चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी जी के आंसुओं का कर्ज उतार रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। वीडियो सुन लिया आपने, तो कहीं न कहीं ये चीजें एक दूसरे से आपस में कनेक्ट जरूर हो रही हैं कि पहले इतने घटनाक्रम हो गए और उसके बाद अब इस तरीके से गुलाम नबी आजाद का पार्टी को छोड़ देना अपने आप में वाकई कई सवाल खड़े कर देता है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्विटर यूजर हैं जो इस पर सवाल कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, जो मैंने सारी चीजें आपको बताई, चाहे वो जम्मू कश्मीर का सीएम पद हो, राज्यसभा सांसद हो या फिर जो है लोकसभा के सदस्य रहे हों, कभी भी वो अपने 42 साल के कैरियर में कभी भी बिना पद के नहीं रहे। अब जिस कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए इतना कुछ किया, आज उसी पार्टी को छोड़कर और उन पर आरोप लगाकर किस तरीके से बाहर हुए हैं, ये वाकई एक सवाल खड़ा करता है। और सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता का लालच है या सिर्फ और सिर्फ ये सीबीआई और ईडी से बचने का एक तरीका है? क्या ईडी और सीबीआई की जो साया है वो इनके ऊपर भी पड़ रहा था? क्योंकि इतने वक्त से पार्टी में रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और सबसे जो वरिष्ठ माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ, जिनको हमेशा पद दिया जाता है, बताया जाता है, मान आदर सब कुछ मिलता है, उस जो है सदस्य पर इस तरीके से अगर कोई भी आंच आती है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से पार्टी छोड़ दी गई है और उसके तुरंत बाद ही ये भी खबर आई कि बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर तक दे डाला, मतलब सब कुछ फटाफट हो गया, कुछ समझ में किसी को नहीं आया। लेकिन उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम अब खुद की पार्टी बनाएंगे। उन्होंने अभी किसी पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब फिर एक वही घूम फिर के सवाल आ जाता है कि ईडी सीबीआई का साया है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से आंसुओं का कर्ज चुकाया गया है, जो चाहे वो पद्म भूषण मिलके हो वो नहीं चुका पाए, तो उसके बाद अब पार्टी से निकलकर, पार्टी को छोड़कर ये उन सभी चीजों का कर्ज अदायगी की गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं? और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अब गुलाम नबी आजाद को बता रही है कि वो पहले से ही इस तरीके से पूरे संघर्ष में शामिल नहीं हो रहे थे, जिस तरह से अब महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है, तो वो कहीं पर भी शामिल होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जब संघर्ष का वक्त आया तो उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और जब तक अच्छे दिन थे तब तक उन्होंने सत्ता में रहकर उसका सुख भोगा है।
इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी नेशन 360 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लें, क्योंकि सारी अपडेट आपको यहीं पर मिलने वाली है। जय हिंद।